जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के भूगोल विषय के अंतर्गत मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम NCERT पुस्तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम को विधिवत तरीके से पूर्ण करेंगे, जो आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में उच्चतम अंक दिलाने में मदद करेगा। आप लोग इस श्रृंखला के वीडियो का अध्ययन करते हुए अपना नोट्स तैयार करते चलिए, जिससे बोर्ड में आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर सकें, साथ ही साथ आपको भूगोल विषय में अच्छी समझ विकसित हो सके। इस श्रृंखला के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ ही साथ हम प्रत्येक अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे, जिनका आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है, और इसके साथ ही अभ्यास प्रश्नों का सही उत्तर कैसे लिखें उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इससे पहले कि हम चैप्टर में एंट्री करें, हमारा पहला प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में हमेशा आता रहता है कि भूगोल है क्या। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, भूगोल का साधारण शब्दों में अगर अर्थ लिया जाए तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। अर्थात पृथ्वी गोल है। अगर हम देखते हैं कि भूगोल, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भूगोल में किसी भी घटना का स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। एक विषय के रूप में भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझता है तथा उन सभी तथ्यों का भी अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पाला है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभविक, एवं व्यवहारिक है। यहाँ पे हम तीन शब्द को देख रहे हैं, एक तो समाकलनात्मक, दूसरा अनुभविक, तीसरा व्यवहारिक। तो यहाँ पे समाकलनात्मक का तात्पर्य होता है इंटीग्रेटेड, अर्थात जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं उसके सभी गुणों अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स की बात इसके अंतर्गत आ जाती है। दूसरा है अनुभविक अर्थात एम्पिरिकल। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया अनुभव। जैसे हमें समुद्री तरंगों या ज्वार-भाटा के बारे में जानने के लिए हम खुद समुद्री तट पर जाकर के उसका अवलोकन करते हैं, न कि किसी की सुनी सुनाई बातों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम वहाँ पे जाकर के अगर खुद से अनुभव कर रहे हैं तो ये हमारा जो खुद का अनुभव होगा वो अनुभविक हो जाएगा। तीसरा है व्यवहारिक। यहाँ व्यवहारिक का तात्पर्य है अनुभव से जो कुछ शिक्षा प्राप्त की उसे जीवन में उतारना। जैसे हमने अनुभव से जाना कि बैरोमीटर का यदि पाठ्यांक तेजी से नीचे गिर रहा है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मौसम बेहद ही तूफानी होने वाला है, अर्थात चक्रवात आने का सूचक है। जब ये हमने अनुभव कर लिया तो इस अनुभव को यदि कभी हमारे जीवन में अगर हमको पता चलता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे जा रहा है तो हम चक्रवात से बचने के उपायों के बारे में सोचने लगेंगे, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। इसी तरह अगर हमने अनुभव से मोटर कार बनाने की प्रक्रिया को सीख लिया और सीखने के बाद हमने मोटर कार को बना दिया, तो मोटर कार सीखने की प्रक्रिया के साथ ही मोटर कार बनाने का जो क्रम है ये उसका व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा। तो आइए हम अब क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरिस्टोस्थनीज ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है
कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, तो इरेस्टोस्थेनीज ने किया। ये ग्रीक भूगोलवेत्ता थे। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, ये भी ग्रीक भूगोलवेत्ता थे। अगला है मानव भूगोल का जनक। मानव भूगोल के जनक थे फ्रेडरिक रेडजल। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, एंथ्रोपोजोग्राफी। इसके बाद संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले फैब्रे महोदय ने किया, यानी टर्म पॉसिबिलिज्म क्वाइंड बाई फैब्रे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। संभववाद का जनक विडाल डी लाब्लास को माना जाता है। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल डी जोग्राफी ह्यूमन, ये भी बोर्ड के एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे तथ्य आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम देखते हैं भूगोल। देखा जाए तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक तो भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल इसे प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। इसमें प्रकृति द्वारा निर्मित मौलिक घटकों का अध्ययन किया जाता है। वहीं मानव भूगोल, इसमें मानव एवं मानव से जुड़ी विविध क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में प्रकृति द्वारा निर्मित भूदृश्य जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, पर्वत हो गया, पठार, मैदान, घाटियाँ, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इन सब का सामूहिक अध्ययन प्राकृतिक या भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। हमने पिछले क्लास में भौतिक भूगोल की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जैसे भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, इसके विषय में हमने अध्ययन किया है। इस बार हमारा जो सिलेबस का जो केंद्र बिंदु है वो है मानव भूगोल। इसमें मानव और उनसे जुड़ी विविध क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य जिसको हम सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे सड़क हो गया, भवन हो गया, रेल मार्ग हो गया, नहर हो गया, खेत हो गया, इन सब का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। इसके भी विभिन्न शाखाएं हैं जैसे आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सेवा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र इत्यादि का अध्ययन करते हैं। वहीं सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भू राजनीति इत्यादि का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में मानव भूगोल है क्या। मानव भूगोल भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जाति का वितरण, यानी जो मानव की विभिन्न प्रजातियां हैं उनका वितरण, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन, मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल जो है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संयोजन का अध्ययन करता है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण अगर देखें, कुछ उदाहरण लेते हैं जैसे कांगो बेसिन के पिग्मी। ध्यान रखिए कि कांगो बेसिन के पिग्मी लोगों की जो जीवन शैली है सऊदी अरब के बद्दू लोगों की जीवन पद्धति से भिन्न है। पिग्मी जो जनजाति है वो कांगो बेसिन में रहती है, बद्दू सऊदी अरब में रहते हैं। इन दोनों की जीवन शैली, उनकी खान पान, रहन सहन एक दूसरे से भिन्न है। पिग्मियों का कद जो होता है वो काफ़ी छोटे प्रजाति के लोग हैं। साधारणतः इनकी ऊंचाई 1.33 मीटर अर्थात 52 इंच से लेकर के 1.49 मीटर अर्थात 58 इंच के मध्य होता है। पिग्मियों का जो मुख्य कार्य है पशु पकड़ना और वनों से खाद्य वस्तुएं एकत्रित करना, साथ ही अपने पड़ोसी निग्रो लोगों से वनों से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार भी वो करते हैं। कांगो बेसिन के पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार यानी साइलेंट ट्रेड करते हैं। क्यों? यानी कि वो जो उनका जो व्यापार होता है वो बिना बातचीत के होता है, शांति तरीके से होता है। वो चूँकि ये दोनों जो उनके पड़ोसी हैं और वो उनकी जो भाषाएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं। एक दूसरे दोनों की भाषाओं को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। ये लोग करते क्या हैं कि जैसे रात्रि के समय अब वो अपने बंटू कृषक पड़ोसी के पास बस्ती में जाता है और निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेट करके कुछ मांस वगैरह रखाता है।
दूसरे दिन उसी स्थान पर इनकी आवश्यकता की कृषि उपज रखी मिलती है, उसे या उठा कर लेके चले आते हैं। वहीं अरब प्रायद्वीप के जो उत्तरी भाग के बद्दू जाति हैं वहाँ पर वो निवास करते हैं। इनका जीवन ऊँट प्रजनन पर निर्भर है और वे चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। दूसरा उदाहरण अगर लेते हैं, जहाँ कांगो बेसिन के पिग्मी अपने घरों का निर्माण पेड़ों के ऊपर करते हैं, वहीं अमेरिका के आर्कटिक एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो अपने शीतकालीन घर यानी कि इग्लू का निर्माण हिमखंडों से करते हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव जातियाँ, उनका वितरण किन किन क्षेत्रों में है, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या हैं, जैसे वर्षा, जल, रेनफॉल, वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, ये सारी चीज़ें उनके वितरण को प्रभावित करते हैं, उनके क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं कि मानव भूगोल के दो प्रमुख उपागम हैं, एक तो क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। क्रमबद्ध भूगोल जो है इसमें किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। वहीं प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की प्रमुख शाखा है, ये ध्यान रखना है। इसमें मानव व प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न लक्षणों की स्थिति तथा वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अक्सर बोर्ड के एग्जामों में पूछी जाती हैं, इन 3 परिभाषाओं को आपको याद करना होगा। इनमें से कोई ना कोई परिभाषा या तो ऑब्जेक्टिव में या वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ध्यान रखना है। यहाँ पे संश्लेषण पे जोर दिया गया है, ये रेडजल महोदय का स्टेटमेंट है। वहीं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर परिवर्तनशीलता पर विशेष जोर दिया गया है, LNC सैंपल का है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों की अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ये पाल विडाल्डी लाब्लास का स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा करता है, अर्थात किस प्रकार मानव भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण किस प्रकार मानव को प्रभावित करते हैं। जैसे मानव ने अपने रहने, खेती कार्य करने, उद्योग लगाने, इन सब कार्यों के लिए जंगलों को साफ किया, जिससे भौतिक पर्यावरण प्रभावित हुआ तथा भौतिक पर्यावरण में इसके फलस्वरूप बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों में से अगर देखा जाए तो एक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ विभिन्न जीव जंतु तथा वनस्पतियाँ भी प्रभावित हो रही हैं। इस प्रकार मानव ने पर्यावरण को प्रभावित किया तथा पर्यावरण अब मानव को प्रभावित कर रहा है। इन सब का जो है अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं मानव का प्राकृतिकरण। आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित था, क्योंकि उस समय उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था। उस समय मानव आदिम जीवन व्यतीत करता था, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। इसके फलस्वरूप मानव प्रकृति का गुलाम था, वह उससे भयभीत होता था, उसकी पूजा करता था तथा प्रकृति के अनुसार ही वो जो है कार्य करता था। कुल मिलाकर के वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर था। इसी के फलस्वरूप पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना का उदय होता है। ऐसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। आगे हम इसमें अध्ययन करेंगे कि निश्चयवाद है क्या, जो निश्चयवाद की संकल्पना उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है प्रकृति का मानवीकरण। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक है। प्रौद्योगिकी का विकास प्राकृतिक नियमों को भली भांति समझने से ही हो पाता है। निम्नलिखित प्राकृतिक नियम इन्हें स्पष्ट करते हैं। जैसे घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। जब हमने फ्रैक्शन और ऊष्मा की जो संकल्पना है उसको समझा,
तो उससे हमने अग्नि की खोज की। डीएनए तथा आनुवंशिकी के रहस्यों ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त करने में सफल बनाया। जब हमने डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में और हेरिडिटी के बारे में अच्छी समझ हमारी विकसित हो गई, तो हमने मानव में होने वाले विभिन्न बीमारियों पर उसमें हमने विजय प्राप्त कर लिया। हमने वायुगति के नियम को जाना, उससे हम अधिक तेज चलने वाले वायुयानों का निर्माण करने में सफल हुए। अब होता क्या है कि इससे संसाधन संभावनाओं का जन्म होता है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करते हैं। जैसे सांस्कृतिक भूदृश्य में जैसे गृह, गांव, नगर, सड़क, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन आदि। इस प्रकार मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। इस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण होता है तथा मानव अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानने लगता है, जिससे संभववादी विचारधारा का जन्म होता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि दो संकल्पनाएं निकल करके सामने आती हैं, एक तो निश्चयवादी संकल्पना और दूसरा संभववादी संकल्पना। हम अगले क्लास में मानव भूगोल की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनका अध्ययन करेंगे।